हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। मैं अभी शुक्ला आपके सामने पीपीएससी टीआरई 4 के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम स्पेशली बिहार के परिप्रेक्ष्य में हर एक चीज़ों को कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे सर, आप जो प्राचीन इतिहास करा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री क्यों नहीं कराएँ? देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री आप बहुत पढ़ के आए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पता भी है, क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन सिलेक्शन से बाहर वही हो जाते हैं जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं, जिनको आपने ध्यान नहीं दिया, जो सब थोड़ा-सी भीड़ से हट के अपनी पढ़ाई को करने की कोशिश करिए। तो हमने क्या किया है, प्राचीन बिहार के इतिहास में एक छोटा-सा टॉपिक है मगध साम्राज्य, इससे हमने कंप्लीट 50 एमसीक्यू टॉप लेवल के निकाले हैं। और ये मैं आपको बता दूँ, ये सोर्सेस हमने हमारे कहाँ से निकाले हैं। ये आपने देखा होगा घटना चक्र और एक आर्या पब्लिकेशन की जो बुक आती है उससे, और एक केवीसी नैनो, ये 3 बुक्स का हमने मिश्रण किया है। और जो-जो हमको इम्पोर्टेंट लगा है, पीवाईक्यू के साथ-साथ सभी चीज़ों को इसमें दिया है। पुराना पैटर्न हटा कर के जो लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आ रही हैं, मैंने उसके अकॉर्डिंग दिया है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की वीडियोज़ बहुत सारी आपको अच्छी-अच्छी मिलने वाली है, एकदम नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। पीटी की तैयारी हम अपने चैनल पे कंप्लीट कराने वाले हैं, तो जब जुड़ जाएँ। आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का, वहाँ पे जॉइन भी हो जाइए। क्विज़ भी जल्दी शुरू करने वाले हैं, इस सब की पीडीएफ फ्री हो जाएगी। मैं आपको एक बार अपनी पीडीएफ दिखा देता हूँ, किस हिसाब से मैं आपको कंटेंट बनाया हूँ और पढ़ा रहा हूँ आपको। पहले आप मेरे कंटेंट को देखिए। देखिए, बिहार टीआरई बीपीएससी टीआरई 4 को मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में सभी चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आपको छठी शताब्दी के जो राजनीतिक दशा और मगध के साम्राज्य का उत्कर्ष है, उससे हमने टॉप लेवल के 50 एमसीक्यू निकाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा। ये हम खुद बनाए हैं, खुद हमने क्वेश्चन को छाँटा है और फिर यहाँ पे टाइप करके आपके सामने लाए हैं। तो कुल 50 प्रश्न हैं, 50 प्रश्न करने के बाद से आपको मगध साम्राज्य आपको ऐसा लगेगा ना कि आप लगभग कर लिए हैं, क्योंकि एकदम टॉप सेलेक्टेड हैं। तो पहली बार चैनल है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिए। मैं आपको एक-एक करके सारे क्वेश्चन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, इसकी कंप्लीट फ्री पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय, ध्यान दीजिएगा, अंगुतर निकाय किससे संबंधित है? तो बौद्ध ग्रंथ से। इसके अनुसार छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल कितने महाजनपदों का अस्तित्व था? तो अभी आपने पढ़ा भी होगा कि 16 महाजनपदों का अस्तित्व था, और ये बौद्ध ग्रंथ के अंगुतर निकाय में इसके बारे में जिक्र मिलता है। यहाँ पे दिया है बौद्ध व्याख्या में कि बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय और एक जैन ग्रंथ भी है जिसका नाम है भगवती सूत्र। इन दोनों में बौद्ध काल के 16 महाजनपदों की एक प्रमाणिक सूची मिलती है। ठीक है ना? दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध राज्य के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सबसे प्राचीन वंश था, उसका नाम था बृहद्रथ वंश। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा इसमें। इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में आते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप ध्यान दें, इसको पढ़िए। दिया है कि पुराणों के अनुसार जो चेदी राज के वसुपुत्र थे, इनका नाम था बृहद्रथ। इन्होंने ही मगध के सबसे प्राचीन राजवंश की स्थापना किया था। इतना ही एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है। यदि आपको सेशन सच में अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट करें कि इसके बाद से किस टॉपिक पे वीडियो आपकी चाहिए। वैसे मैं तो आपको कंटिन्यू कराने वाला हूँ। और यदि आपको कंप्लीट मेरे एससीईआरटी नोट्स चाहिए, एससीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक हिस्ट्री और ज्योग्राफी को हमने बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार किया है। उसके लिए आपको इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आपको कंप्लीट टीआरई 4 के लिए हमने एनसीईआरटी और एससीईआरटी लॉन्च किया हुआ है। आप इनको जाकर के देख सकते हैं और ये लेकर के अपनी पढ़ाई को गति दे सकते हैं और सिलेक्शन का एक सीट पक्का कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, पढ़िएगा कि महाभारत कालीन प्रसिद्ध शासक जरासंध के पिता का क्या नाम था? इनका नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। ध्यान दीजिए, जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था और इस वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा हुआ करता था। कौन? आपका जरासंध के साथ उनके जो पिता था बृहद्रथ, जिसका मल्ल युद्ध भीम के साथ हुआ था, मतलब कि भीम ने उनको हरा दिया था। किनको? जरासंध को। ठीक है। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4 है कि महाभारत के अनुसार जरासंध ने किस राजा को हराकर इंद्रपुर में पराजित किया था? तो ये है दम्बोधव। दम्बोधव, इसको आपने नहीं पढ़ा होगा, दम्बोधव है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम, ध्यान दीजिए।
मगध का एक पौराणिक इतिहास है, इसके अनुसार जरासंध ने राजा दंभोदभ को इंद्रपुर में पराजित किया हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट हमने आपके सामने क्वेश्चन लाए हैं, इसको शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बनाए रखिए, पढ़ते रहिए। जरासंध ने प्राचीन मगध की सुरक्षा के लिए राजगीर के चारों तरफ कितने किलोमीटर लंबी साइक्लोपियन दीवार लगाई थी, जिसकी किलेबंदी बोलते हैं, इनका निर्माण कराया था। इसकी लंबाई थी कुल 45 किलोमीटर। कितनी लंबाई थी? लंबाई थी 45 किलोमीटर। ये सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए देखिए, जरासंध ने राजगीर के चारों ओर लगभग 45 किलोमीटर की एक साइक्लोपियन दीवार बनाई थी, जिसमें लगभग 32 बेड़े और 64 छोटे छोटे प्रवेश द्वार बनाए थे। हमारी बात समझ में आ रही है? आगे चले, हम आगे चलें। आप कमेंट करके बताएं आपको वीडियो मेरी कैसी लग रही है प्लीज, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। अगला पॉइंट, राजगीर नगर के निर्माण की योजना बनाने वाला जो प्रसिद्ध कुशल शिल्पकार या वास्तुकार, वो कौन था? ये था महागोविंद। कौन था? महागोविंद था राजगीर निर्माण की योजना बनाने वाला प्रसिद्ध शिल्पकार था। आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन महागोविंद नाम का व्यक्ति था जिन्होंने राजगीर के निर्माण की शिल्प कला, मतलब वास्तुकार था। चलिए, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जरूर दिए हैं, हम इनको जरूर पढ़िए। कह रहा कि मगध की जो प्राचीन राजधानी है, जिसको हम राजगीर या राजगृह बोलते हैं, इनके नगर निर्माण की योजना एक महागोविंद नामक एक प्रसिद्ध शिल्पकार ने बनाई थी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि बृहदत्त वंश का अंतिम राजा कौन था, जिसकी हत्या उसके दरबारी मंत्री पुलीक ने करवा दी थी? ध्यान दीजिएगा, इस वंश का अंतिम राजा बृहदत्त का, उसका नाम था रिपुंजय। नहीं, ये तो बृहदत्त वंश का रिपुंजय नहीं था। सॉरी, बृहदत्त का रिपुंजय ही था। हाँ ठीक है, रिपुंजय था सबसे अंतिम शासक। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़िए कि बृहदत्त वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था रिपुंजय, और उसके मंत्री थे पुलिक। उसने उसकी हत्या करके अपने पुत्र को राजा बना दिया, जिसके बाद से जो महिया नामक दरबारी था, उसने पुलिक को मार करके बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया था। उसके बाद से ही, बृहदत्त के बाद से आपको पता है कि हर्यक वंश की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था। आगे चलिए। कह रहा कि मगध साम्राज्य के किस वास्तविक संस्थापक को इतिहास में श्रेणिक या सोड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्टार लगा लीजिए, सोड़ी सोड़ी या श्रेणिक के नाम से जानते हैं? तो ये था कौन? इनका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था इनका? बिंबिसार था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम। कह रहे कि हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, उनको जैन ग्रंथों में श्रोणिक कहा गया। पूछेगा किस ग्रंथ में उनको श्रेणिक कहा गया है, तो उन्होंने श्रेणिक उनको जैन ग्रंथों में कहा गया है। और यह भारतीय इतिहास का पहला ऐसा शासक था जिसने स्थानीय सेना रखी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बता दें आपको कि भारतीय इतिहास का जो पहला शासक था जिसने अस्थाई सेना बनाए रखी थी, वो था आपका बिंबिसार। किस वंश का? हर्यक वंश का। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि बिंबिसार ने मगध की सुरक्षा के लिए गिरी वृक्ष, जिसको हम राजगीर बोलते हैं, उनको अपनी राजधानी बनाया। यह नगर कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? यह नगर कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो यह नगर कुल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो गिरिव्रज राजगीर है। देखिए, राजगीर कुल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ। क्या नाम है उनका? उनका नाम है विपुलागिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी और वैभारीगिरी। इनसे ये प्राकृतिक जल दुर्ग जैसा आपको दिखाई देता है आपका राजगीर। ठीक है, तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कह रहे कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी, अपनी साम्राज्य का विस्तार नीति के तहत पहला विवाह कौशल राज की प्रसेनजीत की बहन, जिसका नाम था महाकोशला, से किया था। इस बात को आपको पता है। इस विवाह में उसने दहेज के रूप में कौन सा प्रांत मिला? उनको वहां से मिला था किस, क्या मिला था? दहेज के रूप में उनको काशी मिली थी। ठीक है ना, 1 लाख रुपए की दहेज भी मिला था उसको, काशी उन्होंने एवज रखी थी। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है कि बिंबिसार जो विवाह किया था महाकौशला से किया था, जो किसकी बहन थी? एक कौशल राज के राजा थे प्रसेनजीत, उनकी बहन थी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आइए, पढ़िएगा। कह रहा कि महादेवी जो कौशला देवी से विवाह के फलस्वरूप बिंबिसार को दहेज काशी का क्षेत्र मिला था, जिसे मगध को 1 लाख रुपए की वार्षिक आय होती थी। मतलब वहां से उनको कितनी आय होती थी? 1 लाख रुपए की वार्षिक आय होती थी। देखिए, दहेज उस समय भी चलते थे। वाह। अगला पॉइंट, बिंबिसार की उस रानी का क्या नाम था जो वैशाली के लिच्छवीगढ़ राज्य के शासक चेटक की पुत्री थी? उनका नाम था चल्लना। क्या नाम था उनका? चल्लना नाम था, जो कि किसकी पुत्री थी? लिच्छवीगढ़ राज्य की शासक की चेटक की पुत्री थी। अब व्याख्या हम देखेंगे कि बिंबिसार ने दूसरा विवाह लिच्छवी की राजकुमारी चल्लना से किया था,
जिसने अजातशत्रु का जन्म हुआ, यानी अजातशत्रु किनकी किनकी कोख से पैदा हुआ था? रानी चल्लना से, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। और तीसरा विवाह उन्होंने एक पंजाब के मद्र राजकुमारी थी जिसका नाम था क्षेमा, उनसे किया हुआ था। मतलब क्षेमा और चल्लना किनकी रानी थी? तो ये थी बिंबिसार की रानी। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन मजा आ रहा है तो एक बार लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं हम आपको लेकर के। ये पैक आपको टीआरई 4 के लिए ले लेना चाहिए। यदि आप नहीं लिए हैं, तैयारी आप चाहते हैं कि एक शीट पक्की करना, तो आप ले सकते हैं। बिहार एससीईआरटी 6 से 10 तक हमने जो तैयार किया है वो, ठीक है। उसके बाद से इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है आधुनिक भारत। वो इसमें 1800 एमसीक्यू होंगे और ये एनसीईआरटी का और एससीईआरटी का रियल मिश्रण है। उसके बाद बीपीएससी में विभिन्न एग्जामों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको उनका एक वन लाइनर संग्रह भी इसमें हमने दिया है। और ये है कंप्लीट एनसीईआरटी जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी सबके सब एमसीक्यू हैं, साथ में नोट्स भी हैं। ठीक है, जो जिस क्लास के नोट्स हैं आपको इसमें लिखे हुए हैं, मिल सकते हैं। ये तीनों एक साथ लेने पे आज की प्राइस केवल की केवल 200 रुपए हमने रखी है। 200 रुपए में तीनों आप ले सकते हैं, वरना केवल एससीईआरटी लेनी होगी तो 99 रुपीज में अवेलेबल है। एससीईआरटी और एनसीईआरटी को आप दखल अंदाज मत करिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। सिलेक्शन लेना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 12 कि बिंबिसार ने किस महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर उसे पराजित किया और उस राज्य के मगध साम्राज्य में मिला लिया? ये कौन है? महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर उसे पराजित किया और उस राज्य को मगध में मिला। इसका नाम था अंग। क्या नाम था इसका? अंग। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक है ना? इसका नाम क्या है? बिंबिसार ने अंग देश के जो राजा थे जिसका नाम था राजा ब्रह्मदत्त, उनको हराया और उस अंग को अपने मगध में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का उपराजा, मतलब जिसको बोलते हैं राज्यपाल, राज्यपाल नियुक्त कर दिया। कौन? बिंबिसार ने ही हराया था। वहां का राजा कौन बना? राज्यपाल। तो अजातशत्रु को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने कि अब अवंती के जो राजा हैं चंड प्रद्योत महासेन को पांडु रोग, मतलब जिसको हम बोलते हैं जॉइंटिस पीलिया बोलते हैं, इनको हुआ था। अवंती के राजा चंडदोत प्रद्योत को। तो बिंबिसार ने उनके उपचार के लिए अपने यहाँ से एक प्रसिद्ध राजवैद्य को भेजा था। और वो राजवैद्य कहाँ भेजा था? उज्जैन। और ये उज्जैन, अवंती कहाँ पड़ती है? उज्जैन में पड़ती है। तो ये बताइए कि वो उस जो प्रसिद्ध भेजा था वो चरक, उनका सॉरी वैद्य, उनका नाम क्या था? उनका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। ध्यान दीजिए, प्रसिद्ध राजवैद्य जिसका नाम जीवक है, बिंबिसार के दरबार में रहते थे। बिंबिसार ने उन्हें अवंती राज प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा, जिसके बाद दोनों राज्यों में एक मित्रता गठित हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। कह रहे कि राजवैद्य जीवक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिंबिसार ने भारतीय प्राचीन भारत के किस विश्वविद्यालय में भेजा था? जाहिर सी बात है उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में उनको भेजा ही था। सॉरी, उनको भेजा था उनको तक्षशिला विश्वविद्यालय में। किसमें? तक्षशिला विश्वविद्यालय में जीवक को भेजा था बिंबिसार ने। ठीक है ना? ऑप्शन है ये, इसका एक्सप्लेनेशन है कि जीवक ने प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, वहां से उन्होंने चिकित्सा की शिक्षा ग्रहण की थी। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 है कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार की जो मृत्यु है किस प्रकार हुई थी? आपको पता है बिंबिसार की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? तो उनको जेल में कैद कर दिया गया था और कैद के दौरान ही वो मर गए थे। क्योंकि अजातशत्रु को बोला जाता है कि अजातशत्रु ने उनको मारा था, लेकिन ये आपका तथ्य गलत है। अजातशत्रु ने मारा नहीं था, भले जो भी लिखा हो। उनके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा बंदी बनाकर मार दिए जाने से, केवल वो बंदी बनाया था और वहां पे वो तड़प तड़प के मरे थे। कौन? बिंबिसार। कहा कि अजातशत्रु ने सत्ता के लालच में अपने पिता बिंबिसार को कारागार में डाल दिया और जहां पर उनकी 493 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। इसी कारण अब कहा जाता है हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में, किस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं? तो हर्यक वंश को कहते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि मगध के किस शासक को इतिहास में कुड़िक उपनाम से जानते हैं? कुड़िक उपनाम से जानते हैं, उसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु को हम कुड़िक उपनाम से जानते हैं। चलिए आगे देखिए। और ये आपको बता दें कुड़िक कहते हैं और वह जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का पोषक था। अगले पॉइंट की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवियों को पराजित करने के लिए कुल कितने वर्षों तक लंबा संघर्ष किया था? उन्होंने कुल 16 वर्षों तक
कुल 16 वर्षों तक लड़ाइयाँ किया और उस 16 वर्षों ने उसमें जो वज्जी संघ था जो कि वैशाली में है, उनको पूरी तरह से नष्ट करने का काम किया और यह समय उनको लगभग 16 वर्षों का लगा था। अजातशत्रु के उस चतुर और कूटनीतिज्ञ मंत्री का क्या नाम है जिसने वज्जी संघ यानी वैशाली के भीतर फूट डालकर मगध की विजय सुनिश्चित की? क्योंकि जो वैशाली संघ था, वज्जी संघ, वे बहुत मतलब गठित था। उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल था। तो तोड़ना मुश्किल था तो जीतना भी मुश्किल था। इसीलिए उनका अजात शत्रु के एक बहुत ही चतुर मंत्री था। उनका नाम क्या था? उनका नाम था वस्त्रकार। उनका नाम क्या था? वस्त्रकार। कहा भी जाता है कि वस्त्रकार भगवान महात्मा बुद्ध से भी मिला था। भगवान बुद्ध ने इनको तोड़ने की राज भी बताई थी। इस बात को भी बुक में जिक्र किया गया है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी। अगला पॉइंट, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि मंत्री वस्त्रकार ने वैशाली जाकर वहां के राजाओं और लिच्छवियों के बीच में आंतरिक मतभेद पैदा किया, जिससे वज्जी संघ क्या हो गया? कमजोर पड़ गया। करा कि वैशाली के विरुद्ध युद्ध में अजातशत्रु ने पहली बार किन दो नए और विनाशकारी गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? इसका नाम क्या था? इसका नाम था रथ मूसल और दूसरा था महाशिला कंटक। क्या नाम था? महाशिला कंटक और रथ मूसल। रथ मूसल कैसा था? ये गदा के जैसा घूमने वाला रथ था और महाशिला कंटक कैसा था? ये बहुत बड़ा पत्थर फेंकने वाला यंत्र था, जिसका प्रयोग पहली बार वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। पूछ लेगा कि रथ मूसल का प्रयोग सबसे पहली बार किस शासक के द्वारा किया गया? तो हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु, उसके द्वारा। और महाशिला कंटक का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत एक एग्जाम नहीं, बहुत सारे एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है ये। महात्मा बुद्ध के परिनिर्माण 483 ईसा पूर्व में हुआ। उसके बाद से अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और वो कहाँ किया गया? वो किया गया था राजगृह में। कहाँ किया गया था? राजगृह में, जिसका नाम है सप्तकर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में है। वहीं पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन रखा गया था महानिर्माण के बाद अजातशत्रु के शासनकाल में। एक ट्रिक याद करा दे रहा हूं, AJAK, ये शासक का शासनकाल है। और ये जो बौद्ध संगतियां 4 हुई हैं, ये हुई हैं, ये पहला अजातशत्रु, दूसरा क्या है? एके है, जे नहीं है, एके है। दूसरा है कालाशोक, तीसरा है अशोक और चौथा है कौन सा? चौथा कौन सा है? कनिष्क। ये 4 शासक हैं और 4 काल में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगति हुई है। अब आइए, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के तुरंत के बाद से राजगीर यानी राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी और जिसकी अध्यक्षता, ये इंपॉर्टेंट है, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। किसने किया था? महाकश्यप ने। ये एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर कह रहा है कि गंगा और सोन नदियों के पवित्र संगम पर पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किस हर्यक वंश शासक ने की थी? तो ये आता है उदयन। ध्यान दीजिए, उदयन नहीं लगाइएगा, घटना चक्र में बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से केबीसी नैनो में बुक में लिखा है कि गंगा और सोन नदियों के बीच में पवित्र संगम पर पाटलिपुत्रा, जिसको हम कुसुमपुर भी बोलते हैं, इस नगर की स्थापना उदयन ने की थी। स्पष्ट रूप से उदयन ने की थी। बहुत लोग बोलते हैं कि नॉमिनेशन केवल उदयन ने किया था, उन्होंने उन्होंने इसकी स्थापना भी किया था। इस पे क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा वो भी है। ठीक है ना? तो कह रहा है कि इसको पाटलिपुत्र देखकर उन्होंने किया था। ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगला, किस शासक ने मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगिरी, जिसको हम राजगीर बोलते हैं, इसके अस्थायी रूप से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया था? तो यही किए थे उदयन ने। उदयन ने इसको पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया था। ठीक है ना? राजगिरी से मगध की नई राजधानी घोषित की गई पाटलिपुत्रा किसके समय में? तो उदयन के समय। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था जिसे उसकी अयोग्यताओं के कारण जनता और अमात्यों ने गद्दी से हटा दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसका नाम था नागदशक। क्या नाम था उसका? हर्यक वंश का जो अंतिम राजा कौन है? नागदशक। दूसरा पॉइंट है, वो इतना अयोग्य था कि जनता और वहां के जो अमात्य लोग थे, वो लोगों ने गद्दी से इनको हटा दिया, जिनको दर्शक भी बोलते हैं, नागदशक का नाम। कह रहा है कि पुराणों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन का ये पुत्र था। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम राजा था, जिसे शिशुनाग ने अपदस्थ कर दिया था। ठीक है ना? न शिशुनाग ने हटा करके और शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। अगला, कह रहा है कि शिशुनाग ने हर्यक वंश के बाद किस नए राजवंश की स्थापना की और अवंती राज्य को जीतकर हमेशा के लिए मगध में मिला दिया? तो उन्होंने, देखिए, नागवंश है तो भाई जाहिर सी बात है शिशुनाग वंश की स्थापना किया और इसको होने के बाद से उन्होंने अवंती राज्य को जीता और वो हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने मगध में उसको मिला लिया। देखिए, शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की।
इसमें सबसे बड़ी सफलता ये रही कि उन्होंने अवंती, जिसको मालवा बोलते हैं, उसको जीत करके मगध राज्य का हिस्सा बनाना था। क्वेश्चन नंबर 25, 50% क्वेश्चन कंप्लीट। कह रहा है कि शिशुनाग ने पाटलिपुत्रा के अतिरिक्त किसे मगध की दूसरी राजधानी बनाया था? इसका नाम था वैशाली। वैशाली को उन्होंने दूसरी राजधानी के रूप में मान्यता दी, उन्होंने बनाया शिशुनाग ने, ठीक ना। पाटलिपुत्रा के अतिरिक्त भी इन्होंने इसको बनाया था। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 26 से कि इतिहास में काकवड़, जिसको बोलते हैं कौवे के समान रंग वाला, इस नाम से जो प्रसिद्ध शासक है, उनको किस शासक ने राजधानी को पुनः वैशाली से पाटलिपुत्रा ले गया था? इसका नाम क्या था? इसका नाम था कालाशोक। इसका नाम ही क्या था? कालाशोक। ध्यान रखिएगा, इसका नाम है कालाशोक। शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक, काकवड़ भी कहते हैं उसको। पाटलिपुत्रा को फिर दोबारा वैशाली जो आया था, फिर वैशाली से उन्होंने पाटलिपुत्रा ले गया और वहां की वो मुख्य राजधानी बनाया। 383 ईसा पूर्व में 100 साल के बाद से दूसरी बौद्ध संगति होती है। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति होती है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया था वैशाली में। कहाँ किया गया? वैशाली में इसका आयोजन किया गया, ठीक है ना। और जिसकी अध्यक्षता सबा कामी, जिसको हम सर्वकामिनी बोलते हैं, सबा कामनी ने, सबा कामी। और तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में होती है, जिसकी अध्यक्षता कौन? तो मोगली पुत्तिस ने किया था। मोगली पुत्तिस ने किया था, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए, शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा, उसका नाम था महानंदी, नंदीवर्धन। क्या नाम था इसका? महानंदिनी नंदीवर्धन नाम था शिशुनाग का अंतिम राजा। शिशुनाग का अंतिम राजा नंदीवर्धन था, जिसको महानंदिन बोलते हैं, जिसकी हत्या आपको पता है कि महापदम नंद ने किया, और वहीं से उन्होंने नए वंश की शुरुआत की और उसका नाम था नंद वंश। मगध साम्राज्य का शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश कौन था? उसका नाम था नंदवंश। पहला ये गैर क्षत्रिय वंश था, कौन? तो नंदवंश। ये मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय था। ध्यान दीजिए, कह रहे कि पुराणों के अनुसार नंदवंश का जो संस्थापक है, जिसका नाम है पदमनंद, महापदमनंद, एक शूद्र यानी नाई जाति का था। वो किस जाति का था? शूद्र और नाई जाति का था, इसलिए इसे प्रथम और गैर क्षत्रिय वंश को माना जाता है। देखिए, एक्सप्लेनेशन में हमने चीजों को ऐड कर दिया है। कह रहा है कि पुराणों में किस नंद वंशीय राजा को सर्वक्ष सर्वक्ष तांत्रक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला और भार्गव यानी दूसरे परशुराम का अवतार कहा जाता है? इसका नाम क्या था? इसका नाम था महापदम नंद। इसी का नाम क्या था? महापदम नंद। यही है ना, महापदम नंद। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। चलिए, महापदम नंद ने तत्कालीन सभी क्षत्रिय राजाओं को हरा करके विशाल साम्राज्य बनाया और इसे ही सर्वक्षत्रांतक और एकराट की उपाधि दी गई। एकराट की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कलिंग ओडिशा को जीतने वाला पहला मगध का सम्राट कौन था, जिसने वहां के एक नहर भी खुदवाई थी? वहां नहर खुदवाई थी, उसका नाम था महापदम नंद। ओडिशा को जीतने वाला पहला मगध सम्राट था ये, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेनेशन पढ़िए इसका। अशोक से पहले महापदम नंद ने कलिंग को जीता था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता आप सबके लिए। महापदम नंद, अशोक भी कलिंग को जीता था और इसके पहले महापदम नंद ने कलिंग को जीता। इसका प्रमाण एक कलिंग राज का जो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, जिसमें नंद राज द्वारा नहर खुदवाने का भी जिक्र की प्रमाण यहाँ पर किया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कलिंग विजय के बाद से महापदम नंद वहां से किस धर्म के आराध्य की मूर्ति उठाकर मगध ले आया था? तो उनका नाम था जीन सेन की मूर्ति थी, जैन सन्यासी थे, उन्हीं का मूर्ति उठा करके वो लाया था। पढ़िए क्वेश्चन। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार महापदम नंद कलिंग से एक जैन तीर्थंकर थे जिनका नाम था जीन सेन। उन्होंने उनकी मूल्यवान मूर्ति को उठाकर लाया जीत के प्रतीक के रूप में और वो मगध लेकर आया था। क्लियर है मेरी बात? पसंद आ रहा है आपको? तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार है तो, और एक शेयर करेंगे ना तो इसमें मेरा भी सपोर्ट होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए जितना हम मेहनत कर रहे हैं उसका भी मुझे प्रतिफल भी मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला 33 है कि जब 326 ईसा पूर्व में यूनानी विजेता सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर आक्रमण किया, तब मगध का राजा कौन था? तब मगध का राजा था, उसका नाम था घनानंद। क्या नाम था उसका? घनानंद। याद रखिएगा, सिकंदर के समय में घनानंद मगध का राजा था। अब देखिए, सिकंदर के समकालीन नंदवंश का जो अंतिम क्रूर राजा था उसका नाम था घनानंद। यूनानी
ने घनानंद को अग्रमीज कहा है। क्या कहा है? अग्रमीज का नाम दिया है। किसको? घनानंद को। चाणक्य, जिसको हम विष्णुगुप्त बोलते हैं, ने अपने किस योग्य शिष्य की मदद से घनानंद की हत्या कर मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की नींव रखी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है इनका? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने योग्य शिष्य की मदद से, इनका योग्य शिष्य था, चाणक्य ने इनको मदद किया, विष्णुगुप्त नाम था इनका, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इनको हटाया गया और वहीं पे घनानंद की हत्या कर दी गई। देखिए, कह रहा कि घनानंद के द्वारा अपमानित किए जाने के बाद से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और 322 ईसा पूर्व में उन्होंने नंद वंश का खात्मा किया, अंत किया और वहीं से मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। मैं आपको बता दूं, अगली वीडियो आपकी मौर्य साम्राज्य पे बनेगी। मैं एक सीरीज से चलने वाला हूं, ठीक है ना? तो आपको चाहिए तो एक बार कमेंट जरूर करेंगे, सर हाँ मौर्य साम्राज्य चाहिए या कि और भी कोई टॉपिक पढ़ा दिया जाए। वैसे मैं सीरीज से चलना चाह रहा हूँ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची प्रदान करने वाले जैन ग्रंथ का क्या नाम है? अभी आपने पढ़ के आया, तो इसका नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है? भगवती सूत्र, ठीक है ना? और दूसरा, बौद्ध ग्रंथ का एक अंगुत्तर निकाय है, उसमें भी इनका वर्णन किया गया है। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, ठीक है? दो चीज है, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, दोनों में। उसमें गांधार और कंबोज के स्थान पर क्रमशः किन दो राज्यों का नाम है? गांधार और कंबोज के नाम पर दो राज्यों का नाम है, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या रखा गया है? उनका नाम है सीवी और दर्शनाड़। क्या नाम है? सीवी और दर्शनाड़, दो नाम वहां पे गांधार और कंबोज के रखी गई हैं। ऑप्शन नंबर बी। महावस्तु, जिसको बौद्ध ग्रंथ का है, 16 महाजनपदों में गांधार की जगह सीवी और कंबोज की जगह दर्शनार दर्शनाड़ का उल्लेख मिलता है। सीवी किसकी जगह पे? तो गांधार की जगह पे। कंबोज किसकी जगह पे? तो दर्शनाड़ की जगह पे मिलता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट आपका है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक संस्थाओं जैसे सभा और समिति का महत्व क्यों कम होने लगा था? इसलिए क्योंकि वहां पे जो कबीलाई ढांचे के स्थान पर बड़े क्षेत्रीय राजाओं, जिसको महाजनपदों का उदय होना शुरू हो गया था। कबीलाई युग, जिसको हम बोलते हैं वैदिक काल, समाप्त हो चुका था और अब बड़े भूभाग पर महाजनपद बन गए थे, जिसमें पुराने जो जनजातीय प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, जैसे आपकी सभा और समिति थी, ये प्रासंगिक नहीं रही, इनकी अब वैल्यू नहीं रही, इनको अब धीरे धीरे खत्म करने का प्रावधान किया गया। अगला कि उत्तर भारत में द्वितीय नगरीकरण, जिसको सेकंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं, इसके आगमन का मुख्य भौतिक कारण क्या था? इसका सबसे इंपॉर्टेंट भौतिक कारण क्या है? इसका भौतिक कारण है कि जो गंगा घाटी का जो लोहे का व्यापक तकनीक है, उनका उपयोग और कृषि अधिशेषों का जानकारी। कह रहा कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के हलों और कुल्हाड़ियों से जंगलों को साफ करके गहरी खेती की गई, जिससे भारी अनाज पैदा हुआ और नगरों का विकास संभव हो पाया। 39 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपद काल के बर्तनों, जिसको मृदभांड बोलते हैं, इसकी सबसे विशिष्ट पहचान क्या है? इसकी सबसे विशिष्ट पहचान है उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। क्या नाम है? उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, ये महाजनपद काल के मृदभांड के सबसे विशिष्ट पहचान है। उत्तरी काले मृदभांड, जिसको बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वियर, जिसको NBPW बोलते हैं, बुद्ध काल या महाजनपद काल के सबसे बड़ी पुरातात्विक पहचान है। कौन? उत्तरी काले चमकीले मृदभांड महाजनपद की सबसे बड़ी विशेषता है मृदभांड की। अगला क्वेश्चन नंबर 40, भारत के सबसे प्राचीन आहत सिक्के, जिसको हम पंचमार्क बोलते हैं, इस सिक्के के मुख्य रूप से किस धातु के बने होते थे? ये सिक्के आपके चांदी के नहीं, आपके किससे बने होते थे? चांदी के ही, सॉरी, चांदी के ही बने होते थे। और 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सबसे पुराने सिक्के चांदी के चादरों को हटा करके बनाए जाते थे, जिस पर ठप्पा, जिसको पंच मारा जाता था। 41 क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में काशी निम्नलिखित में से किस व्यापारिक वस्तु के लिए पूरे भारतवर्ष में विख्यात थी? ये थी उच्च कोटि के जो सूती रेशमी वस्त्र हैं और घोड़ों के व्यापार के लिए जो काशी है, बहुत ज्यादा फेमस है। मैं आपको गारंटी देता हूं, ये जो 50 क्वेश्चन नहीं है, ये लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। तो इससे बाहर आपको मगध का क्वेश्चन जो मिल जाए, तो आप हमसे आकर बताइए, सर मगध क्वेश्चन आपने तो डाला ही नहीं था। आप इस 50 क्वेश्चन को रट के डालिए और कहीं भी किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, 50 क्वेश्चन इसमें से आने ही आने हैं। यदि मगध से आया तो इससे बाहर नहीं आएगा। और यह क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ध्यान दीजिए कि जो काशी है, वाराणसी या महाजनपद अपने महीन वस्त्रों, भिक्षुओं के चीवर यही बनाते थे और घोड़ों के बाजार के लिए सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। कौन? वाराणसी। 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मात्र 50 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन और आपके पास है। कौशल महाजनपद के किस शासक ने काशी को पूरी तरह जीत करके साम्राज्य का हिस्सा बना लिया? तो इसका नाम क्या था? इनका नाम था
राजा कंस। क्या नाम था? राजा कंस। राजा कंस, कोसल के राजा कंस ने काशी को जीता और जीत करके अपने राज्य कोसल कोसल में पूरी रूप से विलीन कर लिया था। वैसे तो प्रसेनजीत की बहन से शादी किए थे कौन? बिंबिसार। उनको भी दहेज के रूप में मिला था, जहां से 1 लाख रुपए वार्षिक सालाना आय आती थी। लेकिन कह रहा है कि कंप्लीट काशी को किसने जीता था? तो राजा कंस, जो कोसल के राजा थे, वो जीत करके और उनको कोसल में हमेशा के लिए विलीन कर लिया था। क्लियर है? अगले पॉइंट, अंग महाजनपद जिसको हम बोलते हैं, अंग महाजनपद बिहार का इस समय राज्य देखें, ये भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र आता है। कौन आता है? भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है वो अंग महाजनपद के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी चंपा के प्राचीन की राजधानी चंपा थी। क्या थी? अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। क्या नाम था? मालिनी। चंपा का बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको किसी भी चैनल पे नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने बहुत सिलेक्टेड पॉइंट आपको निकाल करके आपको सामने रखा है। अंग की राजधानी चंपा थी, जिसका नाम मालिनी था। यह बुद्ध के समय में भारत के 6 महानगरों में से एक थी। बुद्ध के समय में 6 महानगर थे। ठीक है ना? वत्स महाजनपद इलाहाबाद का बांदा क्षेत्र है। वत्स महाजनपद, इसकी प्रसिद्ध राजधानी कौशाम्बी है। देखिएगा, क्वेश्चन में ही हमने बहुत चीजों को दिया है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? अब बताइए, इलाहाबाद के पास कौन सी नदी बहती है? तो ये है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अच्छा, कौशाम्बी, कौशाम्बी यमुना हो जाएगा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर स्थित है। यहाँ का प्रसिद्ध राजा उदयन हर्यक वंश के उदयन से अलग था। उदयन था, ये उदयन दूसरा है, ये उदयन दूसरा है। कह रहा है कि विश्व का प्रथम सफल गणतंत्र, जिसको हम रिपब्लिक बोलते हैं, वैशाली के द्वारा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? नहीं, पहला आपको पता है पहला गणतंत्र कहां पे स्थापित है? वैशाली में। और एक किसके द्वारा स्थापित किया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा, जो वज्जी संघ के थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है? कह रहा है अगला पॉइंट आपके सामने कि वज्जी संघ की जो राजधानी है वैशाली में, लिच्छवियों ने दुनिया का पहला लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक शासन ढांचा तैयार किया हुआ था। 46 नंबर पे आते हैं। मल्ल महाजनपद की 2 मुख्य शाखाएं थी। एक की राजधानी कुशीनारा थी और दूसरे की राजधानी कहां थी? दूसरे की राजधानी थी पावा, जो कि इस समय पडरौना के नाम से जानते हैं। पावा। मल्ल की 2 राजधानी, पहली थी कुशीनारा और दूसरी थी पावा। ठीक है ना? यहाँ पे वही बात है इसमें। पावा जो कह रहा है कि पावा मतलब जहां जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ था। सॉरी, पावा यार, मैं दूसरा बता दिया। पावा आपका बिहार में है ये। ठीक है ना? जहां पर महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ है। पावा पडरौना नहीं है ये। और कुशीनारा आपके उत्तर प्रदेश का कुशीनगर है। मल्लों की गणतंत्र की राजधानी थी। 2 राजधानियां थी, एक यूपी में और एक बिहार में। माफी चाहते हैं हम। कह रहा है कि विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में दक्षिण भारत, गोदावरी नदी के तट पर स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? इसका नाम था अस्मक, जिसको हम बोलते हैं अस्सक। क्या नाम है? अस्सक। कह रहा है कि बी कह रहा है कि बी 16 महाजनपदों में केवल अस्मक ही है जो कि दक्षिण भारत में स्थित है, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली कही जाती है। मैंने 16 महाजनपद में एक महाजनपद ऐसा है जो कि राजधानी दक्षिण भारत में है, जो अस्मक है, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली है। तमिलनाडु के आसपास का पड़ता है ये। कह रहा है कि महाभारत में वर्णित राजा शिशुपाल किस महाजनपद का शासक था? शिशुपाल, जिसकी राजधानी सेतीमती या सुक्तिमती थी। सुक्तिमती कहां पड़ती है? सुक्तिमती पड़ती है चेदी। कौन है? चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद इस समय कहां है? आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र है। और यहाँ का जो प्रसिद्ध राजा था, इसका नाम था शिशुपाल, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने खुद किया था। शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण ने खुद किया था। चेदी वंश का था। चेदी महाजनपद आजकल आधुनिक बुंदेलखंड के क्षेत्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 45, पांचाल महाजनपद के 2 भाग थे। एक था उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, आपको पता है। तो दक्षिणी पांचाल की राजधानी कहां थी? इसका नाम था काम्पिल्य। अब इन दोनों के बारे में पढ़िए, एक्सप्लेनेशन में आइए। पांचाल, पांचाल इस समय कौन सा है? जो आपका आधुनिक जो रुहेलखंड बरेली का क्षेत्र है यूपी का, वो है। दूसरा जो दक्षिणी हिस्सा है, जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी। ठीक है ना? कौटिल्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य, जिसको चाणक्य बोलते हैं। ग्रंथ में किस महाजनपद के संघ को वार्तास्त्रोपजीवी संघ, वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ, जिसको बोलते हैं कृषि और हथियारों के से आजीविका चलाने वाला, कहा है? वो कौन से, उन्होंने किसको कहा है? उन्होंने कहा था किसको? उत्तर पश्चिमी जो प्रांत है उनको, जिसका नाम है कंबोज। कंबोज महाजनपद, जिसकी राजधानी हाटक थी,
उन्होंने अपने उत्तम नस्ल के घोड़ों और लड़ाकू विमान के लिए प्रसिद्ध था और चाणक्य ने इन्हीं इन्हीं को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कंबोज। चाणक्य अर्थशास्त्र में किस ग्रंथ में महाजनपद के संघ को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा? उनको बोलते हैं कंबोज। कंबोज से अच्छी नस्ल की घोड़े, सैनिक, आपके लड़ाकू सैनिक इनके लिए प्रसिद्ध। यहीं पे हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो आपकी मौर्य साम्राज्य से रहेगी, बिल्कुल तैयार रहिएगा। इन कंप्लीट को आप फिर से रिवाइज करिएगा, शुरू से लेकर 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन को देखिएगा और इस चैनल को दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।